सो टुडे माय टॉपिक इज बेसिक। जो आपका बेसिक है वो मैं बताऊंगा, एटॉमिक मॉडल। कुछ के डेरिवेशन में बाद में बताऊंगा और कुछ चीजें बस फंडामेंटल। वी नो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए तो बताया गया एटम कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल। बिल्कुल, उनमें से 3 स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो सबसे ज्यादा कंसिडर किया गया, that is proton, electron and neutron, and these are called, we know, subatomic particles। ये आप सब जानते हो इनको। बिल्कुल, इसको छोड़कर भी बहुत सारे कवर किए गए, जैसे पॉजिटिव पाई मिशन, एंटी पाई मिशन, ग्रेविटॉन। इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इसी में एक चैप्टर। तो बेसिक से हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे आते हैं। तो पता है इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली किस में मिला था? कैथोड रेज में। और प्रोटॉन कहाँ मिला था? एनोड रेज में। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी बॉम्बार्डमेंट से, जेम्स चैडविक ने। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, इसकी बेसिक थ्योरी, क्योंकि ये बोर्ड लेवल की है, बट कुछ फंडामेंटल्स में आप जान लो। तो फंडामेंटल पहले क्या है समझ लेना। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल हम लोग क्या लिखते हैं? -1 0 E, या इसको हम लोग बीटा पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि बीटा पार्टिकल एक्चुअली क्या है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल। और अगर इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 टू द पावर -31 kg, या इसी को हम लोग लिखते हैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। अगर चार्ज बताएं तो आपको पता है इसका मॉलिक्यूलर एक्सपेरिमेंट से चार्ज ढूंढा था, उसका भी डेरिवेशन में कराऊंगा, लेकिन आज नहीं, उसको दूसरे दिन। ठीक है। चार्ज इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट। और मुझे पता है चार्ज अपॉन मास का रेशियो, मैं इसकी बात करूं तो इसका अपॉन मास का रेशियो क्या होता है? 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम्ब पर केजी। ठीक है, ये थॉमसन ने ढूंढा, इसका भी डेरिवेशन बताऊंगा। अगर मैं बात करूं कि मास कैसे ढूंढते हैं, मास चार्ज अपॉन मास से E/m का रेशियो डाल दो। अगर पूछेगा कैसे ढूंढ देंगे, तो आपको पता है E/m इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर 11। मैंने इसका मॉडुलस लिया है, एक्चुअली यहाँ माइनस का साइन होना चाहिए। ठीक है, तो E की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अगर साइन ले लो तो यहाँ भी साइन लेना पड़ेगा, -1.7 इंटू 10 टू द पावर 11 अपॉन m। तो भैया m अगर बात करें तो m की वैल्यू आ जाएगी, आप सॉल्व करके देखना, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अब ये चीज समझ में आना चाहिए, ये मास क्या है पता है? दिस मास इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना इस चीज को, ये रेस्ट है। लेकिन आपको पता है तो इलेक्ट्रॉन का अगर मूविंग मास पूछे तो याद करो, रूल याद है सबको? यस। क्या होता है? अगर पूछे मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये बेसिक, ठीक है, टू रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको मैं लिख देता हूँ me इंटू 1 अपॉन v² अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c², दैट इज मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। बहुत बार फिजिक्स में ये पूछा। ठीक है, e मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और c मतलब मीटर पर सेकेंड। ये आपको, अब आपसे पूछा जाए कि भाई मास ऑफ, ये देखा गया है कि मास इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 मास ऑफ हाइड्रोजन। ये देखा गया, ये रिलेशन, या बहुत सारे बुक में इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 अपॉन 1840 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर? एटम एक्चुअली होता क्या? हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1840 मास ऑफ प्रोटॉन। ऑलमोस्ट करो बिल्कुल। और 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है? 1.6 10 to the power -24 ग्राम। 0.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ऑलमोस्ट क्या लिख दो? 1. क्या हो गया चैट बॉक्स में?
सर आपकी आप एक बार आप लॉग आउट करके लॉग इन हो जाओ। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। आप जहां जहां दिक्कत हो अपने माइक को ऑन करोगे और पूछते जाओगे, क्योंकि इसमें पूरा डेरिवेशन है और मैं सब डेरिवेशन कराऊंगा जितने भी हैं, लेकिन बताता जाऊंगा कब किसको कराना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम मैंने ढूंढ लिया है, और थोड़ा सा मुझे अभी समय दो, मुझे एक स्लाइड और ऐड करना है इसमें, है ना। अच्छी बात है। अब ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, आ जाओ इस जगह पे। तो हम लोग लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम अभी आपने क्या किया, 1.67 में ले लेता हूँ, ऑलमोस्ट इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। क्लियर। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आती है ऑलमोस्ट 1837। तो हम लोग क्या लिख देंगे, जल्दी बता दो। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी पार्डन, इसकी वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी, एक मिनट, 1837 अपॉन में लिख दिया था मैंने, सॉरी। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1837। सॉल्व करके आप देख लो। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब आप लिख सकते हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1837 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो प्रूफ हो गया। कहीं कोई प्रॉब्लम है, स्पीकर ऑन करो, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो बता दो मुझे। ये आपका एक वैल्यू आ गई, ठीक है। ई बाय एम का रेशियो का डेरिवेशन बाद में कराऊंगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड आएंगे, तो वो बाद में। यहाँ तक आ गया। उसके बाद अब आपका आता है प्रोटॉन। अगर आपसे पूछे प्रोटॉन क्या है, तो आपको पता है प्रोटॉन एक्चुअली बेसिकली एनोड रेज में मिलते हैं, ठीक है। अब प्रोटॉन का सिंबल हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्रोटॉन का सिंबल H+ भी आप लिख के आ सकते हो, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो +1 ठीक है। ये प्रोटॉन का आपका सिंबल हो गया। प्रोटॉन का मास सबको पता है, प्रोटॉन का मास क्या होता है, 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब प्रोटॉन का चार्ज आप सबको पता है, प्रोटॉन का चार्ज होता क्या है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या इसी को लिखते हैं +4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ये यूनिट से एम्स में एक बार क्वेश्चन आया था, याद रखना। +4.8 इंटू 10⁻⁻10। इवन आपने अगर 12 का पढ़ा होगा तो भी ये आप दिखता है, इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट। एनीवेज, अब आपको पता है जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का, एक चीज याद रखना, जब मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। यानी ये गैस के नेचर पे, यानी जो आपने ट्यूब लिया गैस रे डिस्चार्ज ट्यूब, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता। और जो इलेक्ट्रोड लेते हैं, किस मेटल का इलेक्ट्रोड लिया, कौन सा इलेक्ट्रोड लिया, उसके नेचर पे भी डिपेंड नहीं। यानी व्हाट एवर द कंडीशन, E/m का रेशियो जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन जब मैं अगर प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन का E/m का रेशियो फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि गैस आपने कौन सा लिया है, उस गैस के अकॉर्डिंग जो होता है प्रोटॉन का E/m का रेशियो चेंज होता जाता है। ये मैंने नहीं, ये एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिस्टों ने। और E/m का रेशियो प्रोटॉन के लिए सबसे ज्यादा होता है जब हम हाइड्रोजन गैस अगर ट्यूब में ले लें, और इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट हो जाती है 9.5 इंटू 10⁴। अब अगर इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूं E/m इज इक्वल टू 9.5 इंटू 10⁴, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन m इज इक्वल टू 9.5 इंटू 10⁴। तो मास ऑफ प्रोटॉन आपको निकल जाएगा, जो वैल्यू यहाँ पे आप दिख रहा है, 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये याद रखना। E/m का वैल्यू सबसे मैक्सिमम किसमें, जब हमने कौन सा गैस लिया, गैस रे डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही तो होता है। तो भैया जिसका डिनोमिनेटर कम होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, तो उसका मास तो वैसे ही कम है, तो डिनोमिनेटर कम तो वैल्यू सबसे ज्यादा। तो ये हो गया प्रोटॉन के बारे में आपकी ब्रीफिंग। अब मैं बात करूं थोड़ा सा न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन आपको पता है ये क्या होता है, चार्जलेस होता है। और इसका सिंबल हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों, 0 1 n ऐसे लिख सकते हैं। और आपको पता है ये जो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी होती है कब, बोम्बार्डमेंट होता है, जब अल्फा पार्टिकल से हम लोग बोम्बार्डमेंट करते हैं बेरिलियम पे, यानी इस तरीके से इसका रिएक्शन होता है।
9,4 बेरिलियम, इस पे हमने कर दिया 2,4 हीलियम, इससे ये कार्बन का न्यूक्लियस बन गया। मैं इसलिए इसको अभी डीप में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, और ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, याद रखना। और इसमें बॉम्बार्डमेंट होता है तब जाके ये आपका निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसा ही निकलता है, जिसका चार्ज तो हम लोग नहीं पता कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ मास होता है वो पता करते हैं। और अच्छा ये मुझे बताओ, ये कहीं कुछ मैंने गलत लिखा है? माइक ऑन करो। ये क्या है, ये मुझे नहीं समझ में आया, मैंने भी शायद गलत ही तो नहीं किया है। ये क्या है, ये He4, ये 2 मैंने क्या कुछ गलत लिखा है क्या? जल्दी से माइक ऑन करो और बताओ फास्ट। तो अल्फा पार्टिकल लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग हीलियम प्लस प्लस आयन लिखेंगे, याद रखना। और जब बॉम्बार्डमेंट करेंगे अल्फा पार्टिकल से, अल्फा रेज, आपको पता है अल्फा रेज क्या, रेडियो एक्टिव रेज है, तो उसमें जब बॉम्बार्डमेंट करेंगे तभी एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में चेंज होता है, और इसके लिए भी कर्व इक्वेशन है, खैर मैं बाद में बताऊंगा। और न्यूट्रॉन का मास सबसे ज्यादा होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होता है, लेकिन पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो 1.674 इंटू 10 टू द पावर -24 kg, कोई सॉरी -24 ग्राम, और इसी को लिख सकते हैं 1.674 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलिए, हो गया, आप लोग को समझ में आ चुका। अब यानी जो पूरा एटम है, जब मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो याद रखना, एटम का मास डिसाइड कौन करेगा, प्रोटॉन प्लस सॉरी न्यूट्रॉन, याद रखना इस चीज को। एटम का मास कौन डिसाइड नहीं करता, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका मास जो होता है वेरी वेरी लेस होता है। लेकिन जब फिजिक्स पढ़ोगे आप, मॉडर्न फिजिक्स, याद रखना एटम के मास में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन ही ऐड होती है, और तभी आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और वो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बताता है। ठीक है, इस चीज को, छोटी छोटी चीजें जो मैं बता रहा हूँ उसको बस ध्यान रखना, जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा। चार्जर है सी टाइप चार्जर, मार्क ऑफ करो, ठीक है। तो ये याद रखना, ये बेसिक्स हो गए, यानी जो फंडामेंटल पार्टिकल, जो बेसिक पार्टिकल हमको दिखते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ही दिखते हैं, और इसी से पूरा एटॉमिक मॉडल हो जाएगा। आ गया? चलो अब हम लोग एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं। तो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल क्या है उसको समझो, और ये है आपका सबसे पहला एटॉमिक मॉडल, और इसके बारे में मुझे कौन बताने वाला है? सबसे मैं पूछना चाहूंगा, who is going to discuss? कोई नहीं? एनीवन? सर। हाँ बोलो। हाँ बहुत अच्छा, गुड, हाँ बोलो। सर रदरफोर्ड फेमस किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एंड बोmbardment हुआ था वेरी थिन गोल्ड ऑयल विद अल्फा पार्टिकल्स। हाँ बिल्कुल। और सर उसका ड्रॉबैक्स। अच्छा ड्रॉबैक पे जाएंगे नहीं, ये फिगर दिख रहा है? हाँ यस सर, फिगर देख के बताओ क्या बोल रहा है, और आप इसको देख के क्या बता सकते हो, बताओ। सर इसमें स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मतलब। अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो कोशिश करो हमेशा बोलने की। अब समझो मेरी बात, रदरफोर्ड ने क्या किया था, गोल्ड सीट लिया था, ठीक है। अब उसमें क्या किया, उसने अल्फा पार्टिकल से अटैक कराया। जो जो मैं बोलता रहता हूँ कॉपी में लिखते जाओ, फिजिक्स में भी काम आएगा, मॉडर्न फिजिक्स में यही तो चीजें हैं, सबको पता है। अल्फा पार्टिकल को हम लोग लिखते हैं हीलियम प्लस प्लस आयन, यानी अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। ऑडियो अभी भी नहीं आ रहा है? जिसके ऑडियो में प्रॉब्लम है वो एक बार फिर से लॉग आउट हो, लॉग इन हो, जल्दी करो। सर लैग हो रहा है आपके वॉइस में। हाँ वो आपके वॉइस में भी इधर लैगिंग, आई थिंक नेटवर्क इशू है। तो एक मिनट रुक जाओ। चलो मेरी बात सुनो, रेडियो एक्टिव उसने समझना है। रेडियो एक्टिव आपको पता है, अगर 90 से ऊपर है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, तो वो नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। यूरेनियम ले लो, यूरेनियम 235, 238, 90 से, मतलब बेसिकली तो 90 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, बेसिकली 83 से स्टार्ट हो जाता है थोड़ा थोड़ा नेचुरल रेडियो एक्टिव एक्टिविटी शो करना। तो उसने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया। आपको पता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में नेचुरली कैपेसिटी होती है क्या क्या रिलीज करने की, अल्फा बीटा और रिलीज करने की। तो उसने रेडियो एक्टिव में अल्फा रेज निकले, और अल्फा रेज से उसने क्या किया, गोल्ड सीट पे अटैक कराया। तो उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि बहुत
ऑफ अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन क्या हो रहे हैं, आपके गोल्ड फॉइल से पास कर रहा है। अच्छा, ये जेडएनएस सल्फाइड है, ये जेडएनएस स्क्रीन क्या है, इसको लिख लेना, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। क्या बोलते हैं जेडएनएस को? फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। फॉस्फोरेसेंट मटेरियल क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिस इनविजिबल रे हिट करे तो वो ग्लो देता है। इससे पता चल जाता है कि कोई इनविजिबल रेज कहीं से एमिट हो रही है। समझ में आया? फिर से बता रहा हूँ, जेडएनएस क्या है? फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है, ठीक है। अब जैसे ही उसने अल्फा पार्टिकल से अटैक करा तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। अब विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास किया तो आपको पता है गोल्ड फॉइल में भी इस तरह से एटम ही तो है, तो इस तरीके से रेस पास हो रही है। एक चीज समझ जाना, तो पहला कंक्लूजन उसने निकाल दिया कि मोस्ट पार्ट ऑफ एटम, मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम जो होगा वो क्या है आपका? एम्प्टी है। ये इसने पता कर लिया, फर्स्ट थिंग। दूसरा देखा, बहुत फ्यू मींस मान लो 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल ही अपने पोजीशन से मींस डिफ्लेक्ट हो रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। और उससे भी बहुत कम पार्टिकल, मान लो 1 आउट 40,000, जो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में बाउंस कर। अब उसके पास दिमाग में आया कि ये पार्टिकल क्यों बाउंस कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं एटम के अंदर कोई ऐसा प्लेस है जो रिस्ट्रिक्ट, मींस उस जगह पे वो जाके फिर से वो और इस प्लेस को, ये छोटे से प्लेस को उसने नाम दिया था क्या बच्चों? न्यूक्लियस। यानी द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एटम वेयर ऑल मास ऑफ द एटम इज सपोज्ड टू बी इज कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा कंक्लूजन था वो था डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। अब जैसे ही, अब एक चीज को समझना, ये तो बेसिक चीज है, आप भी जानते हो क्या बता रहे हो, तो ध्यान से देखना। जब ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो उसने रिलेशन बताया कि जो अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन होगा, इट म्यू इज इक्वल टू 1/sin 4 थीटा बाय 2। म्यू मतलब डिफ्लेक्टेड पार्टिकल और थीटा मतलब डिफ्लेक्टेड एंगल, ये रिलेशन उसने बताया था। यानी जो डिफ्लेक्टेड पार्टिकल है वो प्रोपोर्शनल है किसके? डिफ्लेक्टेड एंगल के। अब इस चीज को ध्यान रखना। अब आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल जैसे ही न्यूक्लियस के पास जाते हैं, ये न्यूक्लियस के बहुत मींस कहीं ना कहीं जैसे ही ये एटम के अंदर एंटर करना चाहते हैं तो यहां ये रिपल्सन, जैसे ही ये रिपल्सन फील करता है तब साइंटिस्ट को समझ में आया कि न्यूक्लियस में है क्या? पॉजिटिव चार्ज। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है, और प्रोटॉन तो मास होता है। बाद में जब न्यूट्रॉन की तो बताया गया न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इन्हीं को बोला जाता है बच्चों न्यूक्लियॉन्स। समझ में आया? फिर से मैं बता रहा हूं, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज कैसे पता किया? जैसे ही अल्फा पार्टिकल गया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद क्या है? और आपको पता है चार्ज के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो इससे उसने बता दिया कि न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, और न्यूक्लियस के इसीलिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम लोग कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। अगर आपसे पूछे न्यूक्लियॉन्स क्या है तो क्या बोलोगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब ये वाला डेरिवेशन समझो, क्या बोला मैंने? डिफ्लेक्टेड पार्टिकल इनवर्सली डिफ्लेक्टेड एंगल के म्यू इज इक्वल टू 1/sin 4 पार्डन sin 4 थीटा बाय 2। यानी अगर आपसे कोई पूछे ग्राफ बनाओ, ये ग्राफ आया था, अगर मैंने यहां लगा दिया स्कैटरिंग एंगल और यहां मैंने लगा दिया डिफ्लेक्टेड पार्टिकल, तो ग्राफ कैसा बनेगा? इस साइड का। ये सब याद रखना, ये स्कैटरिंग एंगल और ये डिफ्लेक्टेड पार्टिकल के बीच में है। अच्छा, न्यूक्लियस क्या सिर्फ हमेशा हाइड्रोजन का ही होगा क्या? नहीं, कभी सोडियम का भी हो सकता है, पोटेशियम का भी हो सकता है। तब डिफ्लेक्टेड एंगल और डिफ्लेक्टेड पार्टिकल को कैसे रिलेट करेंगे, समझिए। अच्छा, अगर मैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज करूं, यानी मैं हाइड्रोजन के जगह लिथियम ले लिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, जैसे मैंने एटॉमिक नंबर इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हुए, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में इंक्रीज हुआ। अगर नंबर
प्रोटॉन इंक्रीज हो गए तो आपको पता है कि रिपल्सन क्या होगा, अब ज्यादा होने, रिपल्सन किसके बीच में, ये अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में, रिपल्सन ज्यादा होगा तो बताओ एंगल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे अगर हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं, रिपल्सन इंक्रीज होने की वजह से डिफ्लेक्टेड एंगल जो होगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो होगा वो हमेशा इंक्रीज करेगा। तो एक चीजें यहां से याद रखना, इस जगह पे जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ। क्या लिख दिया मैंने, म्यू इज इक्वल टू 1/sin4θ/2। रुक जाओ, एक एक करके कॉपी में लिखते जाओ, मैं बाद में नोट्स दूंगा। ठीक है, ये म्यू क्या है, ये म्यू है बच्चा डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स, इस चीज को याद रखना। और ये थीटा क्या है जल्दी बताओ, ये थीटा है डिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, अब इसके बीच का ग्राफ कैसा बनेगा, पार्डन, तो इसके बीच का जो आपका ग्राफ है वो इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये मैंने मान लिया, यहाँ स्कैटरिंग एंगल डाल दो और यहाँ पे क्या डाल दो, डिफ्लेक्टेड पार्टिकल डाल दो। ये ग्राफ भी समझ में आ गया। अब अगर डिफ्लेक्टेड एंगल की बात करें तो डिफ्लेक्टेड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, यानी अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करोगे तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज करोगे। जब आप प्रीवियस ईयर के हाई लेवल के क्वेश्चन देखते हो तो ये सारी चीजें आपके, ठीक है। अब इस एक एक करके जो है ऑब्जर्वेशन समझ लेना, मैं पढ़ता जाता हूं, ऑब्जर्वेशन आप लिखते चले जाओ। क्या है पहला ऑब्जर्वेशन, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट थ्रू द मेटल फॉयल undeflected, it means there must be very large empty space within the atom, जो बता चुका। दूसरा, a very few alpha particles suffered strong deflection or on even returned on their path, indicating that the nucleus is rigid and the alpha particle recoil due to direct collision with the heavy positively charged mass। मीन्स न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। समझ में आया। सिंस few of the alpha particles were deflected from their original path through moderated angle, it was concluded that whole of the positive charge is concentrated and the space occupied by the positive charge is very small in the atom। means nucleus का जो साइज होता है वो एटम के साइज से बहुत छोटा होता है। आ गया समझ में। न्यूक्लियस वो होता है जहां एटम जहां कंसंट्रेटेड। यहां तक किसी को डाउट है? अब आपकी बारी है। ये सारी चीजें रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग इफेक्ट आया था। और एक मिनट पार्डन, और इस तरीके से ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। और एक चीज याद रखना, ये बताते नहीं कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो किस ऑर्डर में मूव करते हैं और मूव करने से क्या होता है, वो मैं अभी बताने वाला हूँ, बट वेट करो। ये देखो इस तरीके से डिफ्लेक्शन हुआ था। इस फिगर से आपको समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दो। चलो मुझे बताओ साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, कौन बता सकता है? न्यूक्लियस का साइज क्या है और साइज ऑफ एटम क्या है? ये उम्मीद मत करके बैठना कि सर को पता है, बस मुझे तो आप लोगों से उम्मीद है। साइज ऑफ न्यूक्लियस, एक बार लॉग आउट होके लॉग, सॉरी आज थोड़ा सा ये कर लो वीडियोस पावर माइनस इशू है। ठीक है, अब साइज ऑफ न्यूक्लियस अपॉन साइज 10 टू द पावर 10 टू द पावर माइनस 15 और प्लस 10, यानी 10 टू द पावर क्या हो गया माइनस। जो एटम का साइज है वो न्यूक्लियस साइज ऑफ ध्यान देना, साइज ऑफ एटम इज इक्वल क्या लिख, ये समझ में आ गया आपको। अब थोड़ा सा आ जाओ,
एटम भी कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो बोलो वॉल्यूम का रेशियो, ये यूनिट में, जेईज में वॉल्यूम, आपको पता है क्या लिखोगे, 4/3 पाई, पे लिख देता हूं R0 क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई R³ में, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, मैंने इसको मान लिया V0 और इसको मान लिया वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ द एटम ऑन वॉल्यूम ऑफ पाई R। आपको पता है R/R0 -10, यानी V/V0 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर, यानी आप क्या बोल सकते हो, अब ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूं और अब बताओ कि सोडियम, अगर हाइड्रोजन का डियोनेशन रिलेशन होगा साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, याद रखना, इसको मान टू R0 इंटू A टू दी पावर 1/3। अच्छा, ए क्या है पता है बच्चों, मास नंबर। तो साइज, बाकी सबको भी यही प्रॉब्लम है क्या, बाकी सबको आवाज, नो सर, आवाज नहीं आ रही है। नो सर। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही। अब देखो ये इसको मैं बता क्या रहा था, हाँ, अब मैं बात करता हूँ R0 की वैल्यू, एक मिनट रुकिए, चलो। तो R की वैल्यू हमने लिख दिया 1.33 इंटू 10 टू दी पावर -13 इंटू A टू दी पावर। अब आपको मुझे बताना है, क्वेश्चन सुनो, ये क्वेश्चन, एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस का रेडियस, कर लो, या डेरिवेशन क्या है समझना, टॉपिक्स डिस्टेंस ऑफ, आपको पता है कि ये आपका एक एटम होगा और इस एटम में इस जगह पे न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस, और ये बड़ी दूर से एक अल्फा पार्टिकल इस पे अटैक करने आ रहा है, ठीक है।
अल्फा पार्टिकल जैसे ही अटैक करने आया तो यहाँ मैं जा ही नहीं सकता। और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज इनके बीच में क्या होगा, जिसके चलते अल्फा पार्टिकल यहीं से रिटर्न होगा। अल्फा पार्टिकल कहता है कि मैं रिटर्न, तो मतलब अल्फा पार्टिकल पहुंचा कितनी दूर, बस यहाँ तक। तो ये जो न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं R0। समझ में आया? अब जब सॉल्व तो आप उस में होगा नहीं होता। आपको पता है जब हीलियम पार्टिकल मूव कर रहा है टुवर्ड एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड हीलियम न्यूक्लियस क्या होगा, हाफ mv², m और v वेलोसिटी ऑफ द। लेकिन इस जगह पे जाके मान लिया मैंने ये एट पॉइंट बी है और ये आपका एट पॉइंट ए है, तो लेकिन बी पे जाके ये एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K(Q1)(Q2) अपॉन डिस्टेंस क्या है आपका, यानी एट पॉइंट बी पे जो है टोटल इंटायर काइनेटिक गई, तो यानी मैं लिख सकता हूं एट बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला मिल चुका, हाफ mv² Q1 सबको पता है 1/4 क्या होती है, मुझे बिल्कुल ही नहीं पता। कौन बता सकता है 1/ε0 की वैल्यू? जिसको पता है वो बताएं, और जिसको नहीं पता है 9 into 10 to the power 9। 9 into 10 to the power 9 किस यूनिट में, यूनिट कौन बताएगा? 9 into 10 नहीं, मैं तो 1 लूंगा। क्या मैं 1 ले सकता हूं क्या? हाँ सर। अगर मैं सीजीएस सिस्टम ले लूं तो लूंगा m into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, ये एम्पियर है, मुझे पता हो गया। लेकिन मुझे Q1 जिस हुआ क्या, हीलियम प्लस प्लस आयन को Q1, और ये जो न्यूक्लियस में चार्ज है इसको मैंने मान लिया। अब Q1 और Q2 की वैल्यू कौन, को अच्छा आ गया क्या आंसर? सर वो पूरा न्यूक्लियस में, इसीलिए तो मैंने दूरी रखा और इसको बोला भाई इसके बाद यहां से, और इसी को बोलते हैं डिस्टेंस। चलिए हीलियम प्लस प्लस है, यानी इसको क्या लिखेंगे, 2e के क्या लिख दिया, इस जगह पे मैंने लगा दिया 2। क्यों लगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन Q2 क्या होगा आपको पता है, थोड़ा सा आ जाते हैं बैक। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्रोटॉन को डिपेंड करेगा एटॉमिक नंबर। 2 के जगह मैं लिखूं Z into E। E क्यों लिखा, क्योंकि चार्ज और इलेक्ट्रॉन चार्ज से के पुट करने वाला, पुट करूंगा इस जगह पे 2e इंटू ZE अपॉन क्या लिखेंगे, R की मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी अगर आपको गिवन है तो आप R0 निकाल सकते हो, या इस पूरे के जगह पे मैं काइनेटिक एनर्जी लगा दूं Ke। तो अब हमारा Ke इज 1/4 इंटू Z
2 जेड स्क्वायर होगा अपॉन आर नॉट। देखो तो बच्चों 2 जेड स्क्वायर होगा कि नहीं? जेड 2 जेड ई इंटू स्क्वायर। जल्दी बता दो क्या मैं लिखूंगा? k इंटू 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर नॉट इज इक्वल टू 2 जेड ई स्क्वायर, और आर नॉट इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2 जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के ई। वैल्यू पता है आपको? अच्छा, 9 इंटू 10 1 बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता होगा, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, आ जाएगी। हाइड्रोजन एटम आर नॉट की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है 10 टू दी पावर -14 मीटर आती है। न्यूक्लियस का साइज, इसका मतलब जब डिस्टेंस 10 टू दी है न्यूक्लियस तो उससे छोटा ही होगा। इसलिए एक्सपेरिमेंटली ये बताया गया न्यूक्लियस होगा या ये एक्सप्रेशन याद, और अगर वेलोसिटी आप वैसा कर सकते हो। आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, किसी को डाउट है? चलिए, ये सब आपको भी ढूंढ लिया। अब हमने ढूंढ लिया, क्या कर दिया? न्यूक्लियस का साइज ढूंढना सीख लिया। अब मुझे बताओ डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस कैसे निकालेंगे? अगर पूछे ठीक है सब कुछ तो आपने कर दिया सर, अब मुझे बस बता दीजिए डेंसिटी कैसे निकालेंगे। अगर मैं बात करूं डेंसिटी कैसे निकालेंगे, सबको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। चलो ऑफ द न्यूक्लियस कैसे निकाल, जल्दी फास्ट फास्ट करना है। अच्छा आ गया क्या सर? क्या करना है? डेंसिटी ढूंढना है हाइड्रोजन एटम का। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन, अच्छा देखो देखो चलो कोई नहीं। अच्छा कैसे वॉल्यूम कैसे ढूंढा था? 4/3 पाई आर क्यूब किया था ना, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होगा। चलो मास का फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1.008 एमयू। तो उसके जगह मैं लिख दूं मास ऑफ द एटम, कोई भी एटम ले लो, इनटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। ऐसा क्यों किया? याद करो, हाइड्रोजन एटम का अगर लूं तो ए के जगह क्या लिखोगे? 1.008 एमयू लोगे, और 1 एमयू इज इक्वल टू क्या होता है? 1 एम इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है। यानी मैंने मास किया। अच्छा वॉल्यूम अभी आप क्या ढूंढा था? वॉल्यूम जल्दी बता दो सर। वॉल्यूम आपने ढूंढा था 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा आर का एक्सप्रेशन क्या ढूंढा था बताओ? आर नॉट ए टू द पावर 1/3 ढूंढा था, के लिए वैलिड है? बताओ आंसर बताओ। और क्या आता है मुझे ऑब्जर्वेशन करके बताना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास के जगह ए इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 बाई 3 पाई आर लिखेंगे आर नॉट ए टू दी पावर 1/3 क्यूब। तो हुआ। चलिए चलिए अब कीजिए a इंटू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर 4/3 पाई आर पावर 3 और a टू दी पावर 1/3 वैल्यू पुट कर दे। चलो अब डेंसिटी क्या आएगा जल्दी बताओ। अब आपको पता है, ध्यान से समझ, ये a और ये एक कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.685 इंटू 10 टू द पावर 14
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है वो इतनी वैल्यू आएगी। किसी को डाउट है? अच्छे तरीके से अब अगर एक बार टेबुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा समझो। अगर आपसे कोई पूछे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बताओ किस का, तो बोलोगे सर R0 a टू दी पावर। अगर कोई पूछे वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस बताओ, सर 4/3 पाई RN क्यूब लिखोगे, 4/3 पाई R0 a टू दी पावर 1/3 टू दी पावर 3, यानी किसी भी न्यूक्लियस सबका वॉल्यूम, और ये किसी भी एटम के न्यूक्लियस का साइज है। तो किसी भी न्यूक्लियस, किसी भी एटम के न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या होगा? जल्दी से जो बता पाया, चॉकलेट प्रॉब्लम है। 0.08 क्या था? 0.08 किस चीज की वैल्यू आप बता रहे हो? ये 0.08 किस चीज की वैल्यू है? जल्दी। हाँ चलो, इस चीज को अब थोड़ा सा ध्यान से देखो। आपने जब डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस ढूंढा किसी भी एटम का, किसी भी एटम का, अगर हाइड्रोजन लेते तो यहाँ पे 1.008 होता। मैंने मान लिया एनी न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस का, क्योंकि किसी भी न्यूक्लियस का मैंने मास नंबर पुट ही नहीं किया। आप क्या देख रहे हो कि हर क्वांटिटी में एक वेरिएबल है। ये देखो मास नंबर वेरिएबल है, यहां भी मास नंबर, लेकिन जब डेंसिटी का आपने सॉल्व किया तो ये देखो मास नंबर कैंसिल हो गया। यानी चाहे वो हाइड्रोजन की डेंसिटी हो, चाहे वो सोडियम के न्यूक्लियस की डेंसिटी हो, चाहे वो दुनिया में किसी भी एटम के न्यूक्लियस की डेंसिटी हो, उसकी वैल्यू 1.685 इंटू 10 टू दी पावर 14 ग्राम पर सीसी ही होगा। तो अगर आपसे पूछे कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो फिक्स होती है, जो वेरिएबल नहीं होती, क्या वो डेंसिटी है? आप बोलोगे सर वो डेंसिटी। ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा। तो ये लो डेरिवेशन से क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। जब वेरिएबल ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो बचा ही नहीं, यानी इसकी वैल्यू कभी भी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करेगी। तो किसकी वैल्यू मास नंबर पे डिपेंड करेगी? रेडियस और वॉल्यूम। इस चीज को हमेशा याद रखना। मैंने रदरफोर्ड के सारे डेरिवेशन आपको ओपन कर दिए, एक एक चीज मैंने आपको बता दी। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हो। अब आपके पास चुकी होगी। अब मुझे जल्दी से बता दो, रदरफोर्ड ने इतनी सारी चीजें बता दी, तो फिर रदरफोर्ड का कुछ ड्रॉबैक भी था क्या? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अगर कुछ ड्रॉबैक थे तो आप माइक ऑन करो और मुझे बताओ कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के क्या ड्रॉबैक थे। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का कुछ भी ड्रॉबैक था। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन मूव करके न्यूक्लियस में ही चला जाता था। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाता था? कब जाता था? सर रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं था। रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं था, बिल्कुल। और किसी को बोला है? चलिए अब मेरे स्टेटमेंट सुनो, है ना, माइक ऑफ कर लो और स्टेटमेंट सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब क्लास में यही ओवर करता हूँ। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।